हेलो फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द नेम ऑफ विच इज़ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जतिन मदान। सो डियर एस्पिरेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे 20 idioms एंड phrases विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो शुरू करते हैं। पहला है आपका टू ब्लेज अ ट्रेल। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए सबसे आगे आना। यू कैन से रास्ता दिखाने के लिए आगे आना। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब ये होता है, जैसे भगत सिंह ने रास्ता दिखाया था कि आप आज़ादी कैसे हासिल कर सकते हैं, हमारा देश आज़ादी कैसे हासिल कर सकता है। तो ही ब्लेज्ड अ ट्रेल। इसका मतलब टू लीड द वे एज अ पाइनियर, आगे आना और दूसरों को रास्ता दिखाना, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो क्लियर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 इज रेड लेटर डे। रेड लेटर डे होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट डे, एक ऐसा डे जिसको आप नहीं भूल सकते अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, द डे आई गॉट माई फर्स्ट सैलरी वॉज द रेड लेटर डे ऑफ माई लाइफ। जिस दिन मैंने अपनी पहली सैलरी को हासिल किया था वो मेरी ज़िंदगी का रेड लेटर डे था। तो इसका मतलब हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 सेज हैव द लास्ट लाफ। कहता है अंत में हंसना। पहले बिल्कुल भी नहीं हंसेंगे आप, अंत में हंसेंगे। और अंत में कब हंसेंगे? जब आप जीत जाएंगे। सपोज कीजिए राहुल और महेश दो व्यक्ति हैं और राहुल महेश पर हंस रहा है, पर महेश उस पर बिल्कुल नहीं हंस रहा। और महेश तब हंसता है जब वो जीत जाता है। मतलब उसकी हंसी उसका जीतना है। कहने का मतलब अंत में जीतना, अंत में जीत जाना। टू हैव द लास्ट लाफ। आपका आंसर आएगा टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्गुमेंट और अ डिस्कशन। किसी भी डिस्कशन के बाद जो जीत जाता है उसे बोलते हैं टू हैव द लास्ट लाफ। तो क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। इसमें लिखा टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, तौहीन करना, मतलब सुनकर अनसुना कर देना। टू ओवरलुक समथिंग, टू इग्नोर समथिंग, इसका मतलब है टर्न अ डेफ ईयर। तो डेफी का मतलब डिसओबे ही होता है। डेफी और डिसओबे इसका मतलब आज्ञा का पालन ना करना। जब कोई अथॉरिटी में होता है पर्सन, अगर उसकी आज्ञा का पालन दूसरा बंदा नहीं करता तो आप कहते हैं सर डिसओबे किया उसने मेरी बात को। डेफी या डिसओबे एक ही बात है। और डिसमिस का मतलब एंड कर देना होता है, टर्मिनेट करना होता है। उस पर्सन को डिसमिस कर दिया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इसका मतलब उसे जॉब से निकाल दिया गया। तो यहाँ पर डेफी डिसओबे का मतलब सेम है। जो कि बच्चे परेशान होते हैं कि डिसरिगार्ड से वो कैसे डिफरेंट है। डिसरिगार्ड का मतलब डिसरिस्पेक्ट करना होता है, किसी का अनादर करना। तो टर्न अ डेफ ईयर का मतलब किसी पर्सन का अनादर करना ही होता है, उसकी बात को ना सुन के। और डेफी और डिसोबे का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका मतलब है अवज्ञा करना, आज्ञा का पालन ना करना। तो अथॉरिटी के केस के अंदर आप डेफी या डिसोबे का इस्तेमाल करेंगे, पर इस ईडियम का मीनिंग आपका आंसर आएगा डिसरिगार्ड। क्वेश्चन नंबर 45 इज टू स्मेल अ रैट। मतलब आपको यहाँ पर दाल में कुछ काला लग रहा है। टू स्मेल अ रैट का मतलब अंडर क्लाउड होता है, अंडर सस्पिशन होता है। और यू कैन से शक करना। टू बी डाउटफुल, टू बी डाउटफुल मतलब आपको डाउट हो रहा है, आप यहाँ पर ये संदेह कर रहे हैं कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो पंगा है, या बोल सकते हैं कुछ दाल में कुछ काला है। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसका? टू एक्सपीरियंस बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं, टू मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल भी नहीं, टू सी अ हिडन मीनिंग या टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सस्पेक्ट कर रहे हैं आप, संदेह कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ट्रिक का मतलब फ्रॉड, और यू कैन से डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है जब कोई आपको धोखा देता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 इज फ्लाई अ काइट। तो फ्लाई अ काइट का मतलब होता है किसी चीज़ को सामने लेके आना ताकि लोगों का रिएक्शन आपको पता लग सके। मान लीजिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी फैशन है, आपने कोई टी शर्ट को डिज़ाइन किया है, उसे आपने मार्केट में भेज दिया और ये जानने के लिए कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। इसका मतलब एक एक्सपेरिमेंट करने से है, कोई भी प्रयोग करने से है। तो फ्लाई अ काइट का मतलब होता है किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करना। तो आप लिख सकते हैं पुट फॉरवर्ड द आइडिया टू टेस्ट पब्लिक रिएक्शन। आप अपने आइडिया को सामने लेके आ रहे हैं
ताकि आप पब्लिक का, लोगों का रिस्पॉन्स जान सकें। इसका मतलब है टू फ्लाई अ काइट। बढ़ते हैं आगे। फ्लाई अ काइट का मतलब अपनी काइट को सबको दिखा रहे हो, सबको दिखा रहे हो और ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि लोगों का रिएक्शन क्या है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब काइट उड़ती है तो आसमान में उड़ती है, तो आसमान में उड़ने के बाद वो सबको दिखाई दे जाती है, तो वो आइडिया समझ सकते हैं। काइट को आप आइडिया मान रहे हैं, आइडिया सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक का रिएक्शन क्या है। तो 46 का आंसर रहेगा आपका अपने आइडिया को सामने रखना, सो एज टू टेस्ट पब्लिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 47 इज पुट हिज फुट डाउन। इसका मतलब होता है अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना, अपनी अथॉरिटी को किसी के सामने लागू करना, अपनी पावर दिखाना, अथॉरिटी दिखाना या अपनी पावर दिखाना, इसे बोलते हैं पुट हिज फुट डाउन। जैसे कि बॉस हमेशा एकदम यू कैन से डिसिप्लिन में रहता है और अपनी गाइडलाइंस जो होती हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनको फॉलो करवाता है। अगर उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है तो ही कैन फायर देम, तो उसे वो फायर कर सकता है, उसे बाहर निकाल सकता है। तो ही ऑलवेज पुट हिज फुट डाउन यू कैन से। तो रिज़ाइन है, नॉट ईल्ड है, विदड्रॉ है, एक्सेप्ट द प्रोपोजल अनकंडीशनली, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। विदड्रॉ का मतलब पीछे ले लेना होता है और नॉट ईल्ड का मतलब होता है बिल्कुल भी सरेंडर ना करना। सरेंडर ना करना मतलब कि कायम रहना, अड़े रहना, दैट इज पुट हिज फुट डाउन। या सामना करना बोल सकते हैं, टू फेस द ऑब्स्टेकल, बिल्कुल सामने, हेड टू हेड। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48 इज कीप अ लेवल हेड। कीप अ लेवल हेड, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, इफ़ आई टॉक अबाउट कीप अ लेवल हेड, पहला ऑप्शन क्या है पढ़े, रिमेन कूल एंड कंपोज्ड। मतलब जब आप बिल्कुल कूल हैं, जब आप कंपोज्ड हैं, या बोल सकते हैं आपने अपना मानसिक संतुलन जो है वो कायम किया हुआ है, आप व्याकुल बिल्कुल भी नहीं है, यू आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ वरिडनेस, चिंता में बिल्कुल भी ना होना, एंजाइटी को दूर रखना, दैट इज जैसे महेंद्र सिंह धोनी, ही ऑलवेज कीप्स अ लेवल हेड वाइल ही इज़ ऑन द फील्ड। जब वो फील्ड पर होते हैं तो अपना वो मानसिक संतुलन को बना के रखते हैं। तो इसका आंसर आएगा रिमेन कूल एंड कंपोज्ड। कंपोज का मतलब होता है शांत रहना, कंपोज का मतलब होता है शांत रहना। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 49 इज टू कॉल अ स्पेड, मतलब उस बात को बिल्कुल साफ साफ कहना जो बात आपको दिखाई दे रही है, सच्चाई को बिल्कुल एकदम मुंह पर कहना, दैट इज टू कॉल अ स्पेड। बिल्कुल फ्रैंकली बात करना, आउटस्पोकन होना अपने बिहेवियर के अंदर, स्पष्टवादी बोल सकते हैं, आउटस्पोकन स्पष्टवादी। आप बिल्कुल फ्रैंक हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, अपनी बात को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना। से समथिंग टू बी टेकन सीरियसली, नो। डजिस्ट फ्रॉम मेकिंग कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब जो मुद्दा आपको परेशानी में डाल सकता है, तो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचना, परहेज करना, बिल्कुल भी नहीं। फाइंड मीनिंग और पर्पस इन योर एक्शन, बिल्कुल नहीं। बी आउटस्पोकन इन लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। आउटस्पोकन का मतलब स्पष्टवादी। टू कॉल अ स्पेड, इसका मतलब स्पष्टवादी रहना। क्वेश्चन नंबर 50 इज रॉड रफ शोड ओवर। इसका मतलब होता है अपनी विशेष या अपनी फीलिंग्स को ना के बराबर दिखाना। मतलब मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या इच्छा रखता हूँ, इस इच्छा को मैं कभी भी किसी के सामने अगर जाहिर नहीं करूँगा, इसे बोलेंगे रॉड रफ शोड ओवर। अपनी इच्छा कभी भी जाहिर ना करना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 इज शूटिंग फिश इन अ बैरल। बैरल क्या होता है? एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें किसी भी लिक्विड को या अल्कोहलिक बेवरेज को रखा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मान लीजिए कि आप एक बैरल के अंदर फिश डाल देते हैं और फिश को शूट करने की कोशिश करते हैं, तो बताइए, दो आपको स्थिति बताता हूँ मैं आपको, दो यहाँ पर सिचुएशंस हैं। एक तो एक फिश है पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर, और एक है बैरल के अंदर। कौन सा ऐसा केस है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फिश को शूट कर पाएंगे बहुत आसानी से? जी हाँ, बैरल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एरिया बहुत कम है। तो कोई चीज़ बेहद आसान है और जिस पर इतना आसान है कि मतलब जिस पर आपको हंसी आ रही है कि इस काम को करने के लिए इतना एफर्ट लग रहा है आपको, तो शूटिंग फिश इन अ बैरल, ठीक है, बहुत ही ईजी टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज़ रिडिक्यूलसली ईजी। Something or a task which is ridiculously easy
इतना इजी है कि आपको करने पर हंसी आ रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं शूटिंग फिश इन अ बैरल, ठीक है। मान लीजिए कि दो कॉम्पिटिटर्स हैं, दो राइवल्स हैं, दो प्रतिद्वंदी हैं। एक प्रतिद्वंदी बोलता है दूसरे को कि कहते हैं कि मैं इसको आराम से हरा दूंगा, ही इज जस्ट लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। वो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसे कि बैरल के अंदर एक फ़िश को शूट करना हो, बहुत आसानी से जिसे आप हरा सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टास्क फॉर मी। तो फैसाइल टास्क बोल सकते हैं। फैसाइल का मतलब ही क्या होता है, वेरी इजी, विच इज़ वेरी इजी टू डू, जिसे करना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 52 इज टू स्लीप विद फिशेज। अब इसे आप समझ सकते हैं ऐसे, देखो इसका मीनिंग होता है मर जाना, टू डाई, टू गिव अप द घोस्ट। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब ही होता है टू डाई, टू गिव अप द घोस्ट, या बोलते हैं टू किक द बकेट, टू किक द बकेट। इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। इसका मतलब, इन दोनों का मतलब होता है टू डाई। टू डाई का मतलब आपको पता है मर जाना होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए इफ़ समवन इज स्लीपिंग, अ पर्सन इज स्लीपिंग विद फिशेज। तो फिशेज कहाँ होती हैं, फिशेज होती है वाटर के अंदर, और वाटर में हम सांस नहीं ले सकते हैं। तो अगर कोई इंसान फिशेस के साथ सो रहा है, इसका मतलब वो मर चुका है। तो इसका आंसर आएगा टू बी डेड। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज जस्ट वेट, यस इट्स 53rd। इसे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, जस्ट वेट। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, इसमें लिखा है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस का मतलब होता है सब कुछ ना जानना। मान लीजिए अगर कोई पर्सन इग्नोर कर रहा है किसी बात को, तो इसका मतलब वो उसे जानने की कोशिश नहीं कर रहा, वो उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा है, और यू कैन से उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब है कई बार सारी की सारी सच्चाइयों को ना जानना सेहत के लिए काफ़ी सही होता है, या बोल सकते हैं वो उस इंसान को ट्रबल में नहीं डालता है। कम जानना ही बेहतर है, कम जानना ही बेहतर है। कई बार कम जानना बेहतर होता है कि आपको सारी फैक्ट्स के बारे में ना पता चले। इट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। तो आपको आंसर क्या दें, लैक ऑफ नॉलेज इज़ अ कर्स। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिल्कुल अपोजिट जा रहा है। कर्स का मतलब अभिशाप होता है। समटाइम्स इट इज़ बेटर फॉर यू इफ़ यू डू नॉट नो ऑल द फैक्ट्स। कई बार ये आपके लिए अच्छा होता है कि आपको सारी सच्चाई के बारे में ना पता चले, क्योंकि सच्चाई का पता लगना आपको ट्रबल में डाल सकता है, आपको बुरा लग सकता है उससे। दैट इज इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस का मतलब टू ओवरलुक अ मैटर, टू इग्नोर समवन, और ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। हैप्पीनेस इज खुशी। एक और वर्ड लिख देते हैं इसका सिनोनिम, दैट इज एक्सटेसी, ECSTASY। CY नहीं होता, यहाँ पर SY लिखा जाता है। सो क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 54 इज हैव अ ब्लास्ट। इसका मतलब होता है टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बहुत मज़े करना, मज़े में होना, टू हैव अ ब्लास्ट। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैड अ ब्लास्ट येस्टरडे, आई हैड अ लॉट ऑफ फन येस्टरडे। इसका मतलब कल मैंने बहुत मज़ा किया। देखिए आपको जो ट्रबल में डाल सकते हैं, दो ऑप्शन वो क्या हैं, ऑप्शन देखिए कितने प्यारे हैं। अ पार्टी विद वेरी लाउड म्यूजिक, एक ऐसी पार्टी जिसमें बहुत ही तेज़ म्यूजिक है, और दूसरा है टू हैव अ लॉट ऑफ फन। इसमें से आपका आंसर रहेगा C। बच्चा यहाँ पर ट्रबल हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है कि लाउड म्यूजिक भी तो हो सकता है ना। ब्लास्ट का मतलब क्या है, सर कोई भी जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है, तो आप उसको लाउड म्यूजिक से रिलेट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सरफेस मीनिंग की तरफ बिल्कुल ना जाएं। सरफेस मीनिंग की तरफ आप ना के बराबर ही जाएं। सरफेस मीनिंग का मतलब जो शब्द आपको कन्वे कर रहे हैं वो मीनिंग। तो ब्लास्ट का मतलब लाउड म्यूजिक से बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका मतलब फन से होगा। टू हैव अ लॉट ऑफ फन, इसे आपको याद रखना है। बहुत बार हम फेसबुक पर कमेंट करते हैं आई हैड अ ब्लास्ट येस्टरडे, और साथ में एक पिक्चर टैग कर देते हैं और अपने फ्रेंड्स को टैग कर देते हैं साथ में, जिसमें ये शो हो रहा होता है कि हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हम बहुत मज़े कर रहे हैं। टू हैव अ ब्लास्ट का मतलब होता है टू हैव अ लॉट ऑफ फन। क्लियर हो जाना चाहिए। अगला आपका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। कहने का मतलब देख लीजिएगा, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होता जो कि बिल्कुल फ्री हो। फ्री लंच का मतलब यहाँ पर लंच करने से नहीं है, तो वो ऑप्शंस जिनमें लंच लिखा होगा वो सभी के सभी एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच का मतलब है ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल फ्री है। मतलब आपको कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है।
अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच जो आपको मुफ्त में मिल जाएगा. तो देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग. यस, बिल्कुल सही है ये. और ऑप्शंस पढ़ते हैं. देयर इज़ नो जेन्युइन इन काइंडनेस इन दिस वर्ल्ड. कहता है जेन्युइन काइंडनेस है ही नहीं इस दुनिया में, दयालुता है ही नहीं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इवन अ मदर विल एक्सपेक्ट समथिंग फॉर हर लव. कह रहा मदर भी अगर प्यार करती है अपने बच्चे को तो वो भी एक्सपेक्ट करेगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. दोज हु आर टेम्प्टेड बाय फ्री थिंग्स एंड अप स्पेंडिंग मोर. जो लोग टेम्प्टेड होते हैं, जो लोग आकर्षित होते हैं कि फ्री चीज़ें मिल रही हैं, और वो क्या करते हैं, फ्री पाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर देते हैं. तो इसका आंसर ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा. मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग. कुछ भी इस दुनिया में आसान नहीं होता. मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब यही है. क्वेश्चन नंबर 56 इज बाय द स्किन ऑफ वंस टेथ. अब टीथ की बात करेंगे तो टीथ क्या होता है सर, दांत होते हैं, ठीक है. और उसकी स्किन की बात करो, होती ही नहीं है. मतलब ना के बराबर स्किन होती है, टीथ के ऊपर स्किन होती ही नहीं है. तो इसका मतलब होता है बाल बाल, ना के बराबर. बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब होगा बाल बाल बचना. टू हैव अ नैरो एस्केप का मतलब होगा टू बाल बाल बचना, बहुत ही कम मार्जिन से बचना. तो कम मार्जिन की बात कर रहे हैं. तो बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब हो गया अ वेरी नैरो मार्जिन. नैरो का मतलब हो गया बहुत कम. ब्रॉड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुला, वाइड. ब्रॉड का मतलब वाइड होता है और नैरो का मतलब होता है बहुत टाइट. नैरो इज़ टाइट, TIGST, टाइट. तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको. बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 57 इज़ वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. क्रोकोडाइल टीयर्स, इसको बोलते हैं हिंदी में मगरमच्छी आंसू. ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको इसका मीनिंग ना पता हो. मतलब टू बी प्रिटेंशियस, आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप दुख में हैं जबकि आप दुख में बिल्कुल भी नहीं हैं. आप अपनी बुरी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं किसी के सामने, पर वो सब कुछ झूठ है. इसका मतलब होता है दुख जताने की कोशिश करना पर दुख में बिल्कुल भी ना होना. दैट इज क्रोकोडाइल टीयर्स. टू फील सैड फॉर अनदर पर्सनस मिसफॉर्चून्स. दूसरे पर्सन के लिए, मिसफॉर्चून का मतलब कोई पर्सन बहुत दुविधा में है, उसका लक काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप सैड फील कर रहे हैं. टू लाफ सो मच दैट योर आई स्टार्ट टू वाटर. इतना ज़्यादा हंसना कि आपकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाए. अ पर्सन हु सैडनेस इज़ नेवर नोटिस्ड. एक ऐसा इंसान जिसकी सैडनेस, जिसका दुख कभी भी नोटिस में ना आए. एक्सप्रेशंस ऑफ सोरो दैट आर इनसिंसियर. इनसिंसियर का मतलब होता है डिसऑनेस्ट. मतलब आप किसी के सामने रोने की कोशिश कर रहे हैं पर आप रो रहे हैं. इसका मतलब आप रो तो रहे हैं पर सामने वाले पर्सन को दिखावा कर रहे हैं और उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा है, सेल्फिश एंड छुपा है. इसे बोलते हैं डिसऑनेस्ट या इनसिंसियर. ईमानदार ना होना, मतलब रोना और ईमानदार ना होना. तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 58 इज चिंक इन वंस आर्मर. देखो, चिंक का मतलब होता है होल. होल का मतलब छेद, और आर्मर होता है कवच. कवच समझते हैं आप. बैटल फील्ड के अंदर जब एक सोल्जर जाता है तो कवच पहन के जाता है, वो आर्मर पहन के जाता है. और अगर उस आर्मर के अंदर एक छोटा सा होल है जिसमें से अगर कोई प्रहार करे तो उस पर्सन की मृत्यु हो सकती है या उस पर्सन के लिए वो डेंजरस हो सकता है. तो इसका मतलब ये एक ऐसा स्पॉट है दैट इज़ वल्नरेबल, जहाँ पर अटैक किया जा सकता है. वल्नरेबल का मतलब वीक, और वो जगह जहाँ पर अटैक बहुत आसानी से किया जा सकता है. या बोल सकते चिंक इन वंस आर्मर का मतलब होता है एक विशेष रूप से बहुत ही यू कैन से कमज़ोरी. एक छोटी सी पर बहुत ही बड़ी कमज़ोरी. छोटी सी है पर वो बहुत बड़ी कमज़ोरी है किसी पर्सन के लिए. तो चिंक इन वंस आर्मर आप कह सकते हैं. तो देखते हैं स्पॉटलेस शील्ड. शील्ड की बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी. हम यहाँ पर फिजिकल मीनिंग नहीं लेंगे, सरफेस मीनिंग नहीं लेंगे. अ स्मॉल क्रैक इफ नॉट रिपेयर विल ब्रेक द शील्ड. फिर से शील्ड का इस्तेमाल क्या गलत है. एन एरिया ऑफ वल्नरेबिलिटी बिल्कुल सही है. एक वीक एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पर अटैक करना बहुत आसान है और जो सामने वाले पर्सन को क्षति पहुँचा सकता है. क्वेश्चन नंबर 59 इज ब्यूटी इज द आई इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर. ब्यूटी इज द आई ऑफ बी होल्डर. बेसिकली ब्यूटी होती है जो वो कहाँ होती है, वो किसी भी पर्सन की आंखों में होती है. ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर. कहने का मतलब ये जो फ्रेज है वो वहाँ यूज़ किया जाता है जब लोगों की ओपिनियंस को डिफरेंट बताने की बात की जाती है. मान लीजिए कि
कोई भी पर्सन किसी पर्सन के लिए ब्यूटीफुल हो सकता है और दूसरे पर्सन के लिए वो ब्यूटीफुल नहीं भी हो सकता। इसका मतलब ओपिनियंस कैन बी डिफरेंट, ओपिनियंस अलग अलग हो सकती हैं। तो ये बोला जाता है उस संदर्भ में जब आपको ये बताना होता है हर पर्सन का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। एक पर्सन के लिए कोई ब्यूटीफुल है तो दूसरे पर्सन के लिए वो हो सकता है ब्यूटीफुल ना भी हो। द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल इफ वन कैन सी इट दैट वे। कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो कंपैरिजन आपको करना होगा दो पर्सन्स की ओपिनियंस के बीच में डिफरेंस बताने के लिए। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। टू सी ओनली ब्यूटीफुल थिंग्स इफ वन वांट्स टू मेक हिज लाइफ ब्यूटीफुल, यहाँ भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। दैट विच वन पर्सन फाइंड्स ब्यूटीफुल मे नॉट अपील टू अनदर। कहने का मतलब है एक पर्सन को कोई चीज़ अगर ब्यूटीफुल लग रही है, हो सकता है कि वो दूसरे को आकर्षित ना करे। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कंपैरिजन हो रहा है और मैं आपको ऑलरेडी ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। बी होल्डर का मतलब जो रखता है, द वन हु पोजेसेस, एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ है। तो यहाँ पर जिस पर्सन के पास आई है, जिस पर्सन के पास आँख है, उसकी बात की जा रही है। कह रहा कि ब्यूटी जो होती है आँखों में होती है, ना कि किसी दूसरी चीज़ में। और ये जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकता है हर पर्सन, एक पर्सन का दूसरे पर्सन से। फॉर एन इनफैचुएटेड पर्सन, इनफैचुएटेड का मतलब होता है पैशनेट, पैशनेट का मतलब जुनूनी। कोई पर्सन बहुत जुनूनी है। इवन बैड क्वालिटीज़ ऑफ द बी लव्ड अपीयर गुड, यहाँ भी कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो आपको आंसर देना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड हैं और क्लोज ऑप्शंस के बाद भी आपको सही आंसर मार्क करना है और आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ओपिनियंस के बीच में, तो इसलिए आपका आंसर सी रहेगा। अगला है सर, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम इज़ आवश्यकता ही यू कैन से आविष्कार की जननी है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप बहुत ज़्यादा आवश्यकता है किसी चीज़ की आपको, तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से आप मेहनत करने लगेंगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए। देखते हैं, सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इजी इफ़ वन इज सफिशिएंटली डेस्परेट। डेस्परेट बिल्कुल सही है। डेस्परेट का मतलब होता है उतावला। अगर एक पर्सन उतावला है, अगर एक पर्सन उतावला है तो सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज़ इजी। तो अपने आप ही सॉल्यूशन, प्रॉब्लम जो होता है वो अपने आप ही उसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ऐसा देखिए यहाँ पर भी क्लोज है, मैं मानता हूँ आप जा सकते हैं इस ऑप्शन की तरफ, पर ये डेस्परेट वर्ड है उतावला। अगर कोई पर्सन मुश्किल में है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा बोलूँ, या एक पर्सन बहुत उतावला है, देखिए दोनों में फ़र्क है बातों में, तो आप डेस्परेट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। डेस्परेट का मतलब उतावला होता है। देयर इज़ ऑलवेज अ मदर बिहाइंड एवरी। देखो मदर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सच में मदर का आप मदर वर्ड का यूज़ ना करें, बेटर रहेगा। देयर इज़ ऑलवेज अ मदर बिहाइंड एवरी ग्रेट साइंटिस्ट हु हैज़ इन्वेंटेड समथिंग। ये साइंटिस्ट, ये मतलब एक लिटरल मीनिंग लेने लग गया, ये एग्जाम्पल की बात कर रहा है, ये बिल्कुल भी आपका आंसर नहीं हो सकता। व्हेन द नीड फॉर समथिंग बिकम्स एसेंशियल, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, यू आर फोर्स्ड, तो अपने आप से ही आपके अंदर एक पुश होता है, अपने आप से आपके अंदर एक फोर्स पैदा होती है टू फाइंड वेज टू फॉर ऑफ गेटिंग इट, कि उस चीज़ को कैसे हासिल किया जाए। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपको क्लियर हुए होंगे आज के 20 ईडियम्स, आई होप। और अगर आपको सच में ये टॉपिक्स बेनिफिशियल हो रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और फ्रेंड्स भी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका जान सकें। इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रीहेंशन स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं आपको नए सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।